जो है ना आज और थोड़ा सा इसमें देख ले, उसके बाद जो ना क्वेश्चन वाइज कर देंगे, क्योंकि डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड पढ़ लेने के बाद हम लोग को बैक क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस है, ये अगर ठीक से पढ़ लेते हैं तब हम इसमें आराम से कोई भी क्वेश्चन को जो है ना वो क्वेश्चन वाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आज और एक आध दिन और टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को पढ़ लेंगे ठीक से, उसके बाद जो है ना आपको आराम से इसका जो है सो क्वेश्चन से करते हुए बता देंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है अदला बदली, मतलब किसी वैरायटी का अगर प्लांट है, जैसे मान लेते हैं कोई वैरायटी है, वैरायटी में ए प्लांट है और बी प्लांट है, इन दोनों को क्रॉस करवाना है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाने से यहां पर जो मिले, सी प्लांट मिल रहा है, ए प्लांट है और बी प्लांट है, और उसको जब आपस में क्रॉस करवाया तो जो प्लांट मिला उसको मान लेते हैं सी प्लांट। तो लोगों के दिमाग में ये बात आई कि अगर इसको हम मेल लेते हैं, क्योंकि एक को तो मेल लेना पड़ेगा, क्रॉस करवाना है तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात होगा, तो इसको अगर मेल लेते हैं, इसको अगर फीमेल लेते हैं तो सी प्लांट बनता है। अगर ये फीमेल लिया जाए और ये मेल लिया जाए तब क्या आएगा, ठीक है। इस बात को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब कि मेलनेस या फीमेलनेस का क्रॉस पर कोई असर होता है कि नहीं, इसको जानने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया गया। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, प्रोकल क्रॉस। ये क्यों करवाया जाता है? टू डिटरमाइन the effect of maleness or femaleness on cross result, on result या क्रॉस रिजल्ट जो लिखो, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? जब किसी वैरायटी के प्लांट में क्रॉस करवाने के समय मेल और फीमेल जो लिया गया हो उसको अल्टरनेट करके देखा जाता है, तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइन करना किसको, मेल या फीमेल का क्या असर हो रहा है रिजल्ट पर, ठीक है। तो आराम से लिख लेंगे, अगर 2 नंबर में आएगा तो लिख लेंगे आप लोग। अब इसको हम बंद करते था मेंडल ने, और मेंडल का कहना था कि इसमें जो है ना जो आपका नन एलील्स होता है उसका इनहेरिटेंस कैसे होता है ये हम बता सकते हैं। अगर आपको याद हो सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन जो था वो लागू होता था किस पर? वो लागू होता था आपका एलील्स पर, और ये जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये लागू होता है नन एलील्स पर। इसको मेंडल्स का सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम मेंडल का दूसरा नियम भी कहते हैं इनहेरिटेंस का। इसमें मेंडल साहब का क्या कहना था कि जब आपका कोई गैमीट बनने का बात आता है तो जो डाई हाइब्रिड स्थिति में या ट्राई हाइब्रिड स्थिति में या पेंटा हाइब्रिड स्थिति में जो होता है, कंडीशन में जो होता है नन एलील्स, वो क्या होता है, एक दूसरे से अलग अलग होकर, अलग अलग रूप में सज कर, अलग अलग रूप में क्या होकर
कंस्टिट्यूट होकर वो डिफरेंट गैमेट्स में जाता है। इसमें तीन बात प्रमुख है, किसमें? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं। पहला बात क्या था, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी रचना में मौजूद सारे के सारे जीन या फैक्टर इंडिपेंडेंट यूनिट जैसा काम करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो मौजूद होता है फैक्टर या जीन, वो इंडिपेंडेंट यूनिट जैसा काम करता है। जैसे हम हैं, उदाहरण लेते हैं, हम हैं, हम में कोई करीब करीब हजारों जो है ना, लाखों जो है ना जीन होंगे या फैक्टर होंगे कैरेक्टर के लिए, अलग अलग कैरेक्टर के लिए। वो सारे के सारे फैक्टर, सारे के सारे जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट जैसा काम करते हैं, स्वतंत्र जैसा काम करते हैं। और तो और गैमिट निर्माण के समय कौन किसके साथ जाएगा, ये भी जो है ना इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है एक दूसरे से। ये पहला बात था। तो इंडिपेंडेंट शॉर्टकट में पहला बात क्या था कि ऑल फैक्टर्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म और सेल बिहेव एज क्या, इंडिपेंडेंट यूनिट। ठीक है। और दूसरा बात इसमें क्या था कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, जिसमें वो फैक्टर होता है, उसको फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता होता है। किसके लिए? गैमेटोजेनेसिस के समय किसी नन एलील को किसी नन एलील के साथ भेजने के लिए या सजाने के लिए। फिर से बोल देते, जिस ऑर्गेनिज्म में नन एलील्स हैं, उनको, उसको, उस ऑर्गेनिज्म को या उस सेल को ये स्वतंत्रता होता है, इंडिपेंडेंस होता है कि वो किसी भी फैक्टर को किसी भी फैक्टर के साथ गैमेट निर्माण में भेज सके। प्लस तीसरा जो बात है कि जितने प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, वो सब के सब की संख्या या मात्रा समान होता है। जैसे मान लेते हैं दो प्रकार के गैमेट्स बने, तो दोनों कितना होंगे? 50-50% होंगे। अगर चार प्रकार के गैमेट्स बने तो कितने होंगे? वो 25-25-25, मतलब सब बराबर बराबर मात्रा में होंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक प्रकार का गैमेट्स ज्यादा बनेगा और दूसरे प्रकार का गैमेट्स कम बनेगा। तो ये तीन प्रमुख बात है। तो यहां पर लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, जो पहला बात क्या था, ऑल द फैक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म बिहेव एज इंडिपेंडेंट यूनिट। दूसरा इसमें बात क्या था कि ऑर्गेनिज्म has freedom to arrange factors during gametogenesis। और तीसरा बात था कि all gamete frequency must be equal। जो भी तरह के गैमेट्स बनेंगे उन सब का फ्रीक्वेंसी हमेशा समान होगा, इक्वल होगा। अब आपके मन में आएगा कि सर इसको उदाहरण से देखें, समझ में कुछ कम आ रहा होगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो उदाहरण जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ ही इसको हम क्लियर कर सकते हैं या समझा सकते हैं। बिना एग्जाम्पल का दिक्कत हो जाएगा। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं दिया हुआ है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये देखिए नन एलियंस का बात हो गया। कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्या है? नन एलियंस है। यहां पर फैक्टर्स कितने हो गए? 4 हो गए, 4 फैक्टर्स है। मान लेते हैं इस प्लांट का कैरेक्टर आ रहा है येलो प्लस राउंड सीड प्लांट, ये आ गया। अब कितने कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है? देखो, एक कैरेक्टर तो येलो हो गया और एक कैरेक्टर राउंड हो गया, 2 कैरेक्टर है। 2 कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है। मतलब इसको हम आराम से कह सकते हैं कि ये कंडीशन है किसका? डाई हाइब्रिड का। एक कैरेक्टर के लिए अगर हाइब्रिड होता तो उसको क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड। प्योर है कि इम्प्योर है? अगर ये हाइब्रिड है तो 100% इम्प्योर होगा। अब इसमें क्या हुआ, अब एक बात एकदम दिमाग में रखना कि हाइब्रिड बात अगर होगा प्लांट का तो F1 होगा। सामान्यतः F1 जो होते हैं वो हाइब्रिड कंडीशन में होते हैं। मेंडल के प्रयोग से ये जो है ना बात लोगों के दिमाग में तो आ ही गई कि जैसे ही P1 बोला जाए,
हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, P1 का मतलब वो प्योर प्लांट जो सबसे पहले लिया गया था। F1 अगर लिखा हुआ कहीं पे मिले तो ये अंडरस्टूड है, लोगों के दिमाग में ये आ जाना चाहिए खुद ब खुद कि वो कैसा होगा, वो आपका हाइब्रिड प्लांट होगा। F2 में दोनों हो सकता है, प्योर भी और इम्प्योर भी। तो खैर ये डायहाइब्रिड प्लांट है, इनका कहना था कि जब इसमें गैमेटोजेनेसिस का समय आता है, गैमेटोजेनेसिस, तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम लागू होता है। और ये जो चारों फैक्टर है ये सबसे पहले इंडिपेंडेंट यूनिट जैसा काम करते हैं, यूनिट जैसा काम करते हैं, सब के सब इंडिपेंडेंट जैसा काम करते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में अब देखो यहाँ पर ये तो पहला बात हो गया कि चारों के चारों स्वतंत्र जैसा काम कर रहे हैं। दूसरा बात क्या होगा कि अब अरेंज करना है किसको, नॉन एलील्स को। तो हम जानते हैं कि एलील में से हमेशा एक ही फैक्टर जाता है गैमेट में, ऐसा हम लोग सेग्रीगेशन में पढ़ चुके हैं। मेंडल का कहना था कि कभी भी किसी भी एलील्स का दोनों फैक्टर एक साथ नहीं जा सकता, एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल वाई आ गया। अब नॉन एलील में से आ जाते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर आ सकता है। ये स्वतंत्रता है किसको, पूर्वज को, जिसके शरीर में ऐसा हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। उसके बाद कैपिटल आर के साथ, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, ये भी स्वतंत्रता है उसको। ऐसा नहीं कि कैपिटल वाला के साथ जाएगा, स्मॉल वाला भी कैपिटल वाला के साथ जा सकता है। और क्या स्वतंत्रता है, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर जा सकता है। और क्या स्वतंत्रता है, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर जा सकता है। ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता है उसको, किसको, इस पूर्वज को जिसके शरीर में ये है या जिसके पास गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। अब ये तो हो गया दूसरा बात। तीसरा बात क्या था कि सबके सब जो गैमेट्स हैं उनका मात्रा आपका क्या होगा, इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी आपका समान होगा, बराबर होगा। तो 4 है, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो 100% में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सबकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 25% होगी। ये बात आ गई। अब ये बना क्या भाई, गैमेट्स बना। इस पूरे घटना को, ये जो यहां पर घटना घटा, इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आराम से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था, सारे के सारे फैक्टर इंडिपेंडेंट यूनिट जैसा काम करेंगे। हाँ, पूर्वज को यह अधिकार है कि वो किसी भी नॉन एलील्स को किसी भी नॉन एलील्स के साथ सजा सके। कैपिटल वाले के साथ जा सकता है या स्मॉल वाले के साथ भी जा सकता है। प्लस जितने तरह के गैमेट्स बनेंगे उस सब का मात्रा क्या होगा, समान होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इक्वल होगा। बस ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। हमें किस पर लागू होता है, एक्ट ऑन अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलील्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के समय जो नॉन एलील्स है उसके अरेंजमेंट पर लागू होता है, लेकिन जो सेग्रीगेशन है वो एलील्स पर लागू होता है। ये दिमाग में रखना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका उद्देश्य क्या था, किया गया मेंडल के द्वारा किस पर, मटर पे। और उद्देश्य क्या था, टू पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का क्या करना, इनहेरिटेंस का को डिटरमाइन करना, देखना, ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्वेशन करना।
अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, जरा सा समझाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्या है, तो आराम से आप इतना लिख के, और ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव। और अब आप उसको एक बना के स्केच डायग्राम से समझा देंगे। आइए, क्या किया, आप दोनों कैरेक्टर के लिए जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, प्योर होंगे, गधा गधे के साथ, घोड़ा घोड़ा के साथ। तो यहां पर देखो ये कंडीशन कैसा हो गया, होमोजाइगस, जाइगस, ये दिमाग में रखना है पीवीएल में। इसको क्रॉस करवा दिया इन्होंने किसके साथ, ग्रीन प्लस रिंकल्ड, थोड़ा और ठीक से लिखे, ग्रीन प्लस रिंकल्ड होंगे, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, इस तरह का कंडीशन हो, ये भी होमोजाइगस। अब इन दोनों को क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने के लिए आपको बताए थे कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक तकनीक जो है ना कुछ था जिसको उपयोग किया जाता है, एक इमैस्कुलेशन, सॉरी इमैस्कुलेशन अलग से बताया नहीं, बता देंगे। और जो है ना बैगिंग, इस तकनीक को पॉलन ट्रांसफर के साथ यूज किया गया था। जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो क्या देखा कि अगला पीढ़ी के सारे पौधे जो थे येलो और राउंड सीड वाले आए, सीड प्लांट आए। कितना परसेंट, 100%। जो भी पौधा आया ना सब के सब येलो राउंड सीड वाला ही आया। ये कौन सा, ये हम 100% है कि ये कैसा होगा, हाइब्रिड होगा या इम्प्योर होगा। इस जनरेशन को कहा गया इनके द्वारा, कौन जनरेशन, F1 जनरेशन आपको कहे थे, और इसको कहा गया P1 जनरेशन। पहले भी आपको बताए थे कि आराम से इसको, जिससे हम शुरू करते हैं उसको कहते हैं P1 जनरेशन, और जो आपका मिलता है उसके बाद का जो जनरेशन प्राप्त होता है उसको कहते हैं F1 जनरेशन। ठीक है, बाकी सब आप लिखे हैं डिटेल से। अब ये हाइब्रिड होगा, क्यों हाइब्रिड होगा, इधर से तो कैपिटल वाई आया होगा और कैपिटल आर आया होगा। क्योंकि आप जानते हो कि कभी भी एलील्स के दोनों फैक्टर एक साथ गैमेट में नहीं जाते। इधर से क्या आया होगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर आया होगा। तो यहां पर कंडीशन क्या आया होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कंडीशन है डाई हाइब्रिड का। प्योर की इम्प्योर, क्योंकि हाइब्रिड है, दो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड बोल दिए, इम्प्योर है। फैक्टर कितना है यहाँ पर, 4 फैक्टर्स है। और क्या हो रहा है, घटना और हो रहा है, दो हाइब्रिड कंडीशन है लेकिन आ रहा है एक ही कैरेक्टर, एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है, वाई कैपिटल और स्मॉल वाई है लेकिन आ रहा है येलो। इसका मतलब यहाँ पर डोमिनेंस हो ही रहा होगा, 100% डोमिनेंस हो रहा होगा। एक कैरेक्टर का एक ही एक्सप्रेशन बाहर आ रहा है। अब इसको छोड़ दिया सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अगर आपको याद हो तो बताए थे कि नेचुरल कंडीशन में अगर छोड़ दें तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। किसके माने छेड़छाड़ अगर ना करे, बार बार बायोलॉजी में आएगा नेचुरल कंडीशन, आर्टिफिशियल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन जैसे ही कहा जाए इसका मतलब प्रकृति में छोड़ दिया गया है, और आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, मतलब मनुष्य के द्वारा छेड़छाड़ किया गया उसमें। अब इसको जो है ना, इसमें क्या देखा गया, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, और गैमेटोजेनेसिस जो होगा वो आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू होगा। अगर याद होगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये गैमेट्स बन गया। और ये गैमेट्स दोनों में बना होगा, मेल में भी और फीमेल में, क्योंकि आपको सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो मेल में भी और फीमेल में भी ऐसा बना होगा।
और सबकी मात्रा बराबर होगा, ये भी हम लोग पीछे देख चुके थे। इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट लागू हो गया, यहाँ पर कौन सा लागू हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू हो गया। अब इसको ये जाएगा किसमें, F2 जनरेशन में जाएगा ना, ये सब जाएगा F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन निकालने के लिए आपको बताए थे कि दो उपाय है, या तो रैंडम मेटिंग कर दो इसके उसके साथ, उसका उसके साथ, या फिर क्या करना है, आप जो है ना पुनेट स्क्वायर बना के आराम से निकाल लो। तो हम एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं और आराम से उसको निकालते हैं। थोड़ा हम बड़ा बना रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। चूंकि 4 है तो कितना भाग में बटेगा, 4 भाग में बटेगा। इसको 4 भाग में बांट लीजिए, ठीक है, 4 भाग में इसको बांट लिए। क्यों बांटे, क्योंकि 4 है गैमेट, 4 प्रकार के गैमेट है तो 4 भाग में बटेगा। इधर भी 4 प्रकार के गैमेट है तो 4 भाग में बटेगा। ऐसे 4 बाल बच्चा है तो घर कितना भाग में बटेगा, 4 भाग में बटेगा। पहले क्या होता था, पहले के लोगों का कहना था कि जितने बच्चे होंगे उतना मजबूत लाठी होगा, लेकिन अब क्या है कि जितने बच्चे होंगे उतना पतला लाठी होगा, लाठी में ही बटेगा, जो है उसी में बटने वाला है। अब हम यहाँ पर क्या था, इधर से आया कैपिटल वाई, इधर से आया कैपिटल वाई, इधर से आया कैपिटल आर, एक साथ कर दिए। ऐसे में लिख सकते थे कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ठीक नहीं लगता, ये ज्यादा अच्छा है अरेंज में भी। इधर से आ जाइए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, दोनों तरफ से कैपिटल आएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, मेल से भी और फीमेल से भी। यहां आ जाओ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहां पर आ जाओ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, गड़बड़ है, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर यहां पर आ जाइए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पर आ जाइए, सामने एकदम रखेंगे और सामने हाथ रख के देखेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहां पर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये हो गया, भर गया करना। अब इसका फिनोटाइप निकालो। अगर कैपिटल वाई होगा तो ऊपर हम लोग देखे थे येलो होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, येलो। और कैपिटल आर हो तो क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी देखो, एक भी कैपिटल आर अगर होगा तो क्या होगा, राउंड होगा, क्योंकि डोमिनेंट होता है, ऊपर में हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, येलो राउंड। थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आप कोशिश करो कि पहले ऐसे करके आराम से लिख लें, ताकि क्या हो, आराम से समझाया जा सके या समझा जा सके। सॉरी, सब में देख लो येलो, एक भी कैपिटल वाई या कैपिटल आर होगा तो येलो और क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, सीड प्लांट। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करके तिरछा तिरछा देख लो, तो इसके तिरछा ये है। ठीक है, देखिए जो इसमें होगा तो इसमें होगा, वो देखा जा सकता है, देख के आप उसको लिख सकते हो, येलो राउंड। अब यहाँ देखो, इसके तिरछा ये है, यहाँ पर देखो ये क्या है, येलो राउंड, इसमें क्या होगा, येलो तो होगा लेकिन राउंड नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल आर है। ठीक है, तो छोड़ दो, यहाँ आ जाओ, ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई है और कैपिटल आर भी है, तो हो जाएगा येलो
राउंड राउंड। इसी तरह से अब इसमें जाओ, येलो राउंड है, इसका तिरछा ऐसे आ जाओ नीचे तक, ठीक है। सब में देखो एक ही जैसा है, सेम टू सेम है, तो हो जाएगा येलो राउंड। यहां भी हो जाएगा येलो राउंड राउंड, यहां भी हो जाएगा येलो राउंड। क्यों हो गया भैया? वो आप तिरछा देखोगे ना ऐसे कर करके तो आसान पड़ेगा खोजने में। अब ये बचा रह गया बीच में, देखो सब हो गया, यहां तक हो गया है, ये बीच में बचा हुआ रह गया। तो कैपिटल वाई अगर होगा तो आंख बंद करके हम लोग क्या लिखते हैं? येलो लिखते हैं। लेकिन स्मॉल आर है तो क्या लिखते हैं? रिंकल्ड लिखते हैं। अभी ऊपर में आया था रिंकल्ड। हो सकता है रिंकल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। रिंकल का मतलब होता है झुर्रीदार। हाँ, आप देखे होंगे बाजार में जो आपका वो आता है मटर, वो मटर में कुछ मटर जो होता है ना उसका ऊपर क्या सतह चिकना होता है, और कुछ जो मटर होता है ऊपर का जो सतह उसका होता है झुर्रीदार, सूखा हुआ जैसा होता है। हाँ, पानी में फुला दो तो फिर वो क्या होता है? एकदम चिकना हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है थोड़ा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हो गया येलो रिंकल। तिरछा में देखेंगे नहीं है, वो तो ऑलरेडी भरा हुआ है घर। अब यहाँ पर आइए, यहाँ भी क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई है तो येलो हो जाएगा, लेकिन कैपिटल आर नहीं है तो क्या हो जाएगा? रिंकल्ड। कैपिटल आर होता तो क्या होता? राउंड होता। अब इसका तिरछा देखो, तिरछा देखो तो ये है, ये कैपिटल वाई चाहिए था, इसमें दोनों स्मॉल वाई है तो नहीं होगा। ये है, तिरछा में आ जाओ तो इसमें क्या हो जाएगा? देख लो इसको, ये कैपिटल वाई है तो येलो तो होगा ही होगा 100%, और रिंकल्ड हो जाएगा क्योंकि कैपिटल आर है ही नहीं, स्मॉल आर है। इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, ये बीच में घुसा हुआ रह गया। स्मॉल वाई से क्या होता है? ग्रीन होता है। हम लोग देखे हैं कि कैपिटल एक भी वाई हो तो आपका येलो हो रहा था, और आर से राउंड कैपिटल में अगर हो तो, और स्मॉल में हो तो रिंकल्ड। ठीक है, दोनों स्मॉल वाई है तो क्या हो जाएगा? ग्रीन। लेकिन एक कैपिटल आर है तो क्या हो जाएगा? राउंड, डोमिनेंस हुआ होगा। यहाँ पर आ जाइए, तिरछा इसका हो जाएगा, ये दोनों मिला के देखिए सेम टू सेम है, तो इसको कर दीजिए ग्रीन और राउंड, और ये हो जाएगा ग्रीन और रिंकल्ड। ये हो गया F2 जनरेशन, किसका? डाई हाइब्रिड का। ये है F2 जनरेशन किसका भाई? डाई हाइब्रिड का। पीछे हम लोग मोनो हाइब्रिड का देखे थे, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसका फिनोटाइप निकालो और जीनोटिपिक रेशियो निकालो। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो निकालना है। पहले फिनोटिपिक निकाल लेंगे और फिर जीनोटिपिक रेशियो निकाल लेंगे। अगर याद हो, फिनोटिपिक कल बताए थे कि फिनोटिपिक का मतलब होता है जो कैरेक्टर नजर आ रहा हो वो, और जीनोटिपिक का मतलब होता है जीन का कंस्टिट्यूशन। अब देखो नजर क्या आ रहा है, यहां से शुरू करते हैं, येलो राउंड। आपको हम बताए थे कि तिरछा देख सकते हो, या तो तिरछा देख लो या त्रिकोण बना के देख सकते हो। अभी देखो इसको जो है ना हम एक दूसरे पेन से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये पूरा येलो राउंड है, तो येलो राउंड हो गया। उसके बाद आप फिर इसमें जाओ, ये भी येलो राउंड है, इसमें तिरछा जाते जाओ, येलो राउंड है, तिरछा जाएंगे तो आसान पड़ेगा। हाँ, फिर ऐसे जाओ, येलो राउंड हो गया, और ये पूरा येलो राउंड है, ठीक है। बाकी जगह आपको येलो राउंड नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब भी इसमें खोजना होगा तो ऐसे तिरछा तिरछा करके खोजिएगा ना घर बाय घर, तो कंफ्यूजन नहीं होगा और खोजने में दिक्कत नहीं होगा। तो येलो राउंड कितना हो गया? देखिए, एक, दो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, और आठ हो गया, और नौ हो गया। येलो राउंड की संख्या टोटल कितनी आई भाई? 9 आ गई। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो में क्या हो गया? 9:2, ठीक है, 9 हो गया, 9 लिख दिए। अब देखो उसके बाद बीच में घुसा हुआ एक रह गया येलो रिंकल्ड। हाँ, येलो रिंकल्ड कितना है भाई? तो देखो एक तो यहाँ है येलो रिंकल्ड, और तिरछा में देखेंगे नहीं है, भरा हुआ है घर, तो एक हो गया यहाँ पर,
और दूसरा देखो यहाँ पर है येलो रिंकल, फिर तिरछा देखो, तो इसमें ग्रीन राउंड है लेकिन यहाँ पर देखो येलो रिंकल है, तो दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है, तो येलो रिंकल टोटल कितना हो गया 3। बीच में घुसा हुआ रह गया ग्रीन राउंड। ग्रीन राउंड कितना है भाई, देखो बगल में भी ग्रीन राउंड है, यहाँ भी ग्रीन राउंड है, और फिर तिरछा देखेंगे उसका तो देखिए नीचे है, तो ये तीनों में क्या है, ग्रीन राउंड है। देखिए इन तीनों में ग्रीन राउंड है, तो कितना ग्रीन राउंड हो गया 3:1, सॉरी 3, और बचा क्या है, रिंकल बच गया, ग्रीन रिंकल, ये कितना है, केवल एक बचा हुआ रह गया, तो 3:1 हो गया। तो क्या रेशियो आ गया 9:3:3:1। अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो 3 मल्टीपल 1 का अगर हम स्क्वायर करके निकालें तो इतना ही आता है। हाँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें यही आएगा आपको। ठीक है, अगला है जीनोटिपिक रेशियो, जीन का मान। अब येलो राउंड तो आपका किया हुआ था, ऐसे 9 आया था, अब उसमें देखो यहां से शुरू करो, जीनोटाइप यही हो गया ना कि उसका जीन का या फैक्टर का क्या स्थिति है, तो इसमें जीन या फैक्टर कैसा है भाई, 1 कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा 1, एक ही है ना, देख लो समय यहाँ से वहां तक यही 9 में तो देखना है हमको, बाकी समय नहीं देखना है, ये जो 9 है येलो राउंड उसी में देखना है। तो तिरछा देखेंगे तो आराम से पड़ेगा ना, येलो राउंड देख लो कितना है, केवल एक आया। अब येलो राउंड ये भी है भाई, इसमें देखो तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर, यहाँ भी देखो आर का गड़बड़ हुआ है, तो देखो तिरछा में येलो राउंड में यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कितना हो गया 2। फिर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, येलो राउंड में देखो, फिर ये है, इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ऐसा देखो तिरछा में जाएंगे, ये जो बीच में घुसा हुआ है दूसरा, यहाँ आ जाओ, देखो सेम टू सेम है दोनों, तिरछे, तो ये भी कितना हो गया 2। फिर आ जाओ, ये वाला आ गया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कितना है भाई, तो येलो राउंड ये देखो, ये भी वही है, सेम टू सेम है, यहाँ भी देखो वो सेम टू सेम है, यहाँ भी सेम टू सेम है, तो कितना हो गया 4। तो 9 जो था आपका येलो राउंड, वो कितना भाग में टूट गया, 4 भाग में, 1:2:2:4। ठीक है, ये वो टूटा आपका जीनोटिपिक रेशियो के लिए। अब और आगे बढ़ते हैं, येलो रिंकल कितना है भाई, ऐसा देखो, इसका तिरछा में और कोई है क्या, नहीं है, मतलब ये अकेले है, तो येलो राउंड, वो जो येलो रिंकल था वो 1 हो गया पहले, और एक येलो रिंकल यहाँ है, देखो एक यहाँ है एक यहाँ है, तिरछा कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल आर, यहाँ देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अभी उधर हमारे पास जगह नहीं बच रहा है तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, लेकिन ऐसे एक लाइन में होना चाहिए। हाँ, अगला बात करते हैं, अब बचा हुआ कौन रह गया, ग्रीन राउंड 3 ही है ना, देख लो इन तीनों में ऐसा कितना है भाई, केवल एक है, वो 1 लिख दिए। वो तिरछा देखोगे ना तो आराम से पता लग जाएगा एक दूसरे का, ऐसे कौन करके ऐसे। हाँ, ग्रीन राउंड कितना है देखो, तो 3 था, उसमें से 1 तो निकल गया, बचा कितना 2। अभी देखो तिरछा में स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पर कितना हो गया 2, सेम टू सेम, लास्ट में बच के ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:2:1:4:1:2:1:2:1, ये डायहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो आया। हाँ, डायहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया था 9:3:3:1, जो नजर आ रहा था कैरेक्टर के रूप में, और उसका जो जीन का अरेंजमेंट था वो आया 1:2:2:1:1:2:1:2:1, जबकि अगर मोनोहाइब्रिड का अगर आपको याद हो तो वहां पर आया था फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आया था 1:2:1। ठीक है, अर्थात उसका जस्ट स्क्वायर में आया डाइहाइब्रिड में। इसी तरह से ट्राइहाइब्रिड होगा, ट्राइहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, तो उसका निकाल सकते हैं ऐसे करके। अगर कोई दिक्कत, कुछ बात यहाँ पर जो है ना हम बोल देते हैं, आराम से आपको समझ में आ जानी चाहिए,
पहला क्या है कि अगर सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अंतर आ जाए कि क्या है दोनों में अंतर, तो आराम से आप लिख सकते हो। सेग्रीगेशन जो होता है वो आपका मेंडल का पहला लॉ कहलाता है इनहेरिटेंस का, जबकि ये जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो सेकंड लॉ कहलाता है इनहेरिटेंस का। दूसरा बात क्या है, वो एलिलिक जो है ना आपका फैक्टर पर लागू होता है, कौन, सेग्रीगेशन, जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो आपका नन एलिल्स पर लागू होता है, मतलब कि डाइहैबिट या उससे ऊपर वाले कंडीशन में लागू होता है, जबकि आपका जो सेग्रीगेशन है वो हमेशा मोनोहैबिट पर लागू होगा, वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर लागू होता है गैमेट निर्माण के समय, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम पर लागू होगा, कौन, आपका सेग्रीगेशन जो है सो, जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो लागू होता है किस पर, नन होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी और होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी। तो ज्यादा अच्छा रहेगा नन होमोलोगस कर देंगे वहां पर तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप जो है ना एग्जाम वो आपका लिख दीजिएगा, एग्जाम में हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप करते हैं ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लागू कब होता है, तो गैमेट निर्माण के समय, गैमेटोजेनेसिस के समय, जिसको बाद में मालूम चला कि ये मियोसिस है, मियोसिस है, डिवीजन जो होता है मियोसिस का, उसमें लागू होता है कौन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण क्या फायदा हुआ, क्या महत्व है उसका, आप देखे होंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो वहां पर आप देखे होंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के आपके पौधे मिलते हैं, सारे के सारे पेरेंटल पौधा, पेरेंटल वो कैसा लिए थे उसमें, टॉल और ड्वार्फ, तो जो भी उसमें पौधा मिला था टॉल और ड्वार्फ ही मिला था। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके कारण पेरेंटल क्लास के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट क्लास भी प्राप्त होता है, मतलब पेरेंट के साथ साथ कुछ नया मिला जुला ग्रुप भी प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर इसमें हम लोग लिए क्या थे, येलो राउंड लिए थे और ग्रीन रिंकल लिए थे, ठीक है, ये दो तरह के पौधा लिए थे पेरेंट के रूप में। लेकिन यहाँ पर मिल कितना तरह का रहे हैं, देख लो कितने तरह का मिल रहा है, 4 तरह का मिल रहा है। येलो राउंड तो है ही, उसके अलावा येलो रिंकल आ गया, जबकि लिए क्या थे हम लोग, येलो राउंड लिए थे, येलो रिंकल तो कहीं था ही नहीं। उसके बाद लिए क्या थे, ग्रीन रिंकल, लेकिन देखो ग्रीन राउंड भी मिला, तो हमको 4 प्रकार के पौधे मिले, 2 पेरेंटल क्लास और 2 रिकॉम्बिनेंट क्लास। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। तो अगर इंपॉर्टेंस दे देगा तो आराम से आप बता देना कि इसके कारण, ये सबसे पहले इसके कारण क्या होता है, जो आपका डाइहैबिट या उससे ज्यादा का कंडीशन जो होता है उस समय गैमेट निर्माण में ये शामिल, ये मदद करता है या होता है। दूसरा बात क्या लिखोगे इसमें कि ये जो होता है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके कारण जो F2 पीढ़ी है उसमें पेरेंटल क्लास के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट क्लास भी मिलता है, मिला जुला ग्रुप भी मिलता है। और क्या लिखोगे इससे, ये जो है ना आपका रिकॉम्बिनेशन में मदद करता है, नया कॉम्बिनेशन में मदद करता है। देखो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर था, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर था, यही पेरेंट था, लेकिन यहाँ बीच में देखो नया कनेक्शन आ गया, क्या, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी हो सकता है, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी हो सकता है। ये जो नया रिकॉम्बिनेशन बना, नया कॉम्बिनेशन जो बना फैक्टर्स का, वो किसके कारण बना, वो बना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का 3 महत्व होता है, ठीक है, आराम से आप बता दोगे। पहला क्या होगा कि ओल्ड वेराइटी के साथ न्यू वेराइटी भी प्राप्त होता है, मतलब पेरेंटल क्लास के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट क्लास भी प्राप्त होता है। दूसरा क्या लिखोगे कि इसके कारण जो आपका F2 पीढ़ी है उसमें 4 फिनोटिपिक जनरेशन मिलता है, और कितना, आप गिन के देख लेना कितना है आपका टोटल, 9 है ना, 4 आपका फिनोटिपिक क्लास मिलता है, जबकि जीनोटिपिक क्लास कितना मिलता है, 9 मिलता है। किसके कारण मिला, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण मिला, F2 जनरेशन में डाइहैबिट का। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तीसरा क्या महत्व है भाई, इसके कारण जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने के कारण वेरिएशन मिलता है। देखो कितना ज्यादा वेरिएशन मिल गया, और इस वेरिएशन के कारण क्या होगा, एडेप्टेशन का क्षमता बढ़ता है, अनुकूलन की क्षमता बढ़ता है, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को झेलने की क्षमता बढ़ता है, और नेचुरल सिलेक्शन होता है।
ठीक है। प्लस नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। पहले क्या था, केवल येलो राउंड था, लेकिन अब नया क्या बन गया, येलो रिंकल भी आ गया। तो एवोल्यूशन भी इसी से होता है, इसमें ये हेल्प करता है। इसलिए प्रकृति हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मदद करती है। ठीक है।